नमस्कार। डीप डाइव के इस नए सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय एक ऐसी प्रक्रिया पर आधारित है जो जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण है, सांस लेना। बिल्कुल। आज का विषय है श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम। आमतौर पर बस यही माना जाता है कि हवा का अंदर खींचना और बाहर छोड़ना ही श्वसन है। हाँ, लेकिन जब इस प्रक्रिया के पीछे के विज्ञान को खंगाला जाता है तो शरीर के अंदर चल रहे एक ऐसा अद्भुत कारखाना सामने आता है जो सच में हैरान कर देने वाला है। एक छोटे से एक कोशिकीय जीव से लेकर इंसानों तक में ये पूरी प्रणाली कैसे काम करती है और ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाकर असल में क्या करती है, यही आज की चर्चा का केंद्र है। सही कहा। इस विस्तृत अध्ययन के लिए जिन प्रामाणिक स्रोतों को खंगाला गया है उनमें उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के एकेडमिक पेपर्स शामिल हैं। हाँ, और साथ ही टेक्स्ट बुक के विस्तृत प्रश्नोत्तर और मिशन ज्ञान के बेहतरीन शैक्षिक संसाधनों का भी उपयोग किया गया है। एकदम सही। तो आज का मुख्य उद्देश्य या मिशन ये समझना है कि सांस लेना, जिसे ब्रीदिंग कहते हैं, और श्वसन यानी रेस्पिरेशन में असल में क्या अंतर है, और कोशिकाएं ऊर्जा कैसे बनाती हैं, और ये शरीर गैसों के आदान प्रदान का इतना सटीक तंत्र कैसे चलाता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये विषय अपने आप में बेहद खास है। हर पल बिना रुके चलने वाली इस प्रक्रिया के बारे में शायद ही कभी गहराई से सोचा जाता हो। हाँ, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के पेपर्स का अध्ययन करते समय ये बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने आती है कि जीवन की यह सबसे बुनियादी प्रक्रिया दरअसल सबसे जटिल प्रणालियों में से एक है। बिल्कुल, जटिल रासायनिक और यांत्रिक प्रणालियों का एक बेहतरीन मिश्रण है। आज की चर्चा में इन दोनों पहलुओं को एक एक करके डिकोड किया जाएगा। चलिए अब पहली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में दो बिल्कुल अलग अलग चित्र दिखाई दे रहे हैं। बाईं तरफ एक इंसान का चित्र है जिसमें नीले तीरों के जरिए दिखाया गया है कि कैसे हवा नाक से होते हुए फेफड़ों के अंदर जा रही है, और उसी चित्र में लाल तीरों से हवा का बाहर आना दर्शाया गया है। हाँ, वहीं दाईं तरफ एक एकदम अलग ही दुनिया है। एक अकेली कोशिका के अंदर का दृश्य है। वहां एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया चल रही है जहां ग्लूकोज टूटता हुआ और ऊर्जा में बदलता हुआ दिख रहा है। सही। बाईं तरफ वाले हिस्से को ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास लिखा गया है और दाईं तरफ वाले हिस्से को रेस्पिरेशन या श्वसन। यह स्लाइड सबसे आम गलतफहमी को सीधे तौर पर दूर करती है कि सांस लेना और श्वसन करना एक ही बात नहीं है। मिशन ज्ञान के स्रोतों में भी इस बात पर बहुत जोर दिया गया है। बिल्कुल, विज्ञान की भाषा में इन दोनों शब्दों के अर्थ पूरी तरह से अलग हैं। ये अंतर समझना सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है। तो श्वासोच्छ्वास को कैसे परिभाषित करेंगे? श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग केवल एक भौतिक प्रक्रिया है। इसे एक मैकेनिकल पंप की तरह समझा जा सकता है। सिर्फ हवा को अंदर बाहर करना। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। और श्वसन? इसके विपरीत श्वसन या रेस्पिरेशन एक रासायनिक या बायोकेमिकल प्रक्रिया है। ये फेफड़ों में नहीं बल्कि शरीर की हर एक जीवित कोशिका के अंदर गहराई में होती है। What's fascinating here is, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे स्रोतों के अनुसार श्वसन वास्तव में एक ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये ऊष्माक्षेपी ऑक्सीजनिक अभिक्रिया सुनने में थोड़ा भारी भरकम वैज्ञानिक शब्द लगता है। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझना हो तो इसका क्या मतलब होगा? इसे एक तरह की भट्टी या इंजन की तरह देखा जा सकता है। जब किसी गाड़ी के इंजन में ईंधन जलता है तो ऊर्जा और गर्मी निकलती है ना? हाँ, बिल्कुल। ठीक उसी तरह जब कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की मदद से खाए गए भोजन यानी ग्लूकोज का टूटना शुरू होता है तो उस रासायनिक प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा और ऊष्मा मुक्त होती है। अच्छा, तो ऊष्माक्षेपी का मतलब ही है वो प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा या गर्मी बाहर निकलती है। एकदम सही। यही गर्मी शरीर के तापमान को बनाए रखती है और यही ऊर्जा जीवन को चलाती है। तो सांस लेने का काम सिर्फ ऑक्सीजन की डिलीवरी करना है, और असली काम यानी श्वसन उस डिलीवरी के बाद कोशिका के अंदर शुरू होता है। बिल्कुल। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में कोशिका के उस हिस्से को बहुत करीब से दिखाया गया है जहां ये सारा असली काम होता है। हाँ, स्क्रीन पर एक दोहरे झिल्ली या डबल मेम्ब्रेन वाली कैप्सूल जैसी संरचना है, या कह सकते हैं एक बीन के आकार जैसी संरचना है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अंदर बहुत सारे रासायनिक चक्र चलते हुए एनिमेट किए गए हैं और साथ ही चमकते हुए सितारों की तरह एटीपी के अणु निकलते हुए दिख रहे हैं जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में दर्शाए गए हैं।
स्कूल की जीव विज्ञान की किताबों से लेकर टेक्स्ट बुक के सवालों तक हर जगह माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आते ही सबसे पहला शब्द जो सामने आता है वो है कोशिका का पावर हाउस। इसे पावर हाउस कहने का कारण पूरी तरह से सटीक है। जिस तरह एक बिजली घर शहर के लिए बिजली बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया शरीर के लिए ऊर्जा बनाता है। और ये ऊर्जा जिस रासायनिक रूप में बनती है उसे एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। सही कहा। स्लाइड के अंदर जो रासायनिक चक्र घूमते हुए दिख रहे हैं वे दरअसल क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला हैं। टेक्स्ट बुक के एक प्रश्नोत्तर में ये जिक्र था कि क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, क्या ये रासायनिक प्रक्रियाएं बिना ऑक्सीजन के भी हो सकती हैं या इसके लिए ही हम हर वक्त सांस लेते रहते हैं? ये बहुत ही शानदार सवाल है। ये दोनों प्रक्रियाएं, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, पूरी तरह से ऑक्सीजन की उपस्थिति पर निर्भर करती हैं। विज्ञान में इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। इस जटिल नाम को अगर थोड़ा सरल करें तो इसका सीधा सा मतलब है ऑक्सीजन का उपयोग करके फॉस्फेट के अणुओं को जोड़ना और अंततः एटीपी बनाना। इन सभी प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने वाले सारे जरूरी एंजाइम इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सुरक्षित मौजूद होते हैं। इसीलिए बाहर से ली गई ऑक्सीजन का अंतिम गंतव्य यही छोटी सी संरचना है। जब तक ऑक्सीजन यहाँ नहीं पहुंचेगी, एटीपी का उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू नहीं हो सकता। एकदम सही समझे आप। इस स्लाइड में हम समझेंगे कि श्वसन हमेशा एक ही तरीके से नहीं होता। ये तो ऐसा हुआ जैसे शरीर के अंदर अरबों छोटी छोटी बैटरियां हर सेकंड चार्ज हो रही हैं। बिल्कुल, एक अद्भुत सिस्टम है। यहाँ स्क्रीन पर एक बहुत ही स्पष्ट तुलनात्मक टेबल दी गई है। सबसे ऊपर एक रासायनिक समीकरण लिखा है C6H12O6 प्लस 6O2, जिससे बन रहा है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी यानी एटीपी। और नीचे की तरफ अवायवीय श्वसन या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के दो अलग-अलग रास्ते दिखाए गए हैं। हाँ, एक रास्ता यीस्ट की तरफ जा रहा है जहां इथेनॉल बन रहा है, और दूसरा रास्ता मांसपेशियों की तरफ जा रहा है जहां लैक्टिक एसिड बन रहा है। ऊपर वाला समीकरण तो वायवीय श्वसन का है, जहां ऑक्सीजन मौजूद है। ये टेबल ऊर्जा उत्पादन की दो अलग-अलग रणनीतियों को दर्शाती है। तो ऊपर वाला समीकरण सबसे उत्तम स्थिति है? बिल्कुल। जब भरपूर ऑक्सीजन होती है तो ग्लूकोज का पूर्ण दहन या पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि एक ग्लूकोज के अणु से लगभग 36 से 38 एटीपी के अणु मिलते हैं। मतलब ये अधिकतम ऊर्जा उत्पादन है? हाँ, लेकिन टेबल के नीचे वाला हिस्सा प्लान बी या आपातकालीन स्थिति को दिखाता है, जब ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती। इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। लेकिन शरीर में ऐसी आपातकालीन स्थिति कब आ सकती है जहां ऑक्सीजन ही ना हो? क्या इसका संबंध उस लैक्टिक एसिड वाले रास्ते से है जो स्लाइड में मांसपेशियों के पास दिख रहा है? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत भारी व्यायाम कर रहा है, जैसे लगातार दौड़ना या बहुत भारी वजन उठाना। उस वक्त मांसपेशियों को तुरंत बहुत सारी ऊर्जा चाहिए होती है। सही। फेफड़े और दिल अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं, लेकिन फिर भी वे इतनी तेजी से ऑक्सीजन मांसपेशियों की कोशिकाओं तक नहीं पहुंचा पाते जितनी तेजी से ऊर्जा की मांग होती है। तब कोशिकाएं ऑक्सीजन का इंतजार नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं। वे तुरंत अवायवीय श्वसन का सहारा लेती हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन न होने के कारण ग्लूकोज पूरी तरह नहीं टूट पाता। इससे ऊर्जा भी बहुत कम मिलती होगी। हाँ, सिर्फ 2 एटीपी। और ग्लूकोज के अधूरे टूटने की वजह से जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो है लैक्टिक एसिड। ओहो, यही एसिड जब मांसपेशियों में जमा होता है तो वो भारीपन, दर्द या क्रैम्प्स महसूस होते हैं। एकदम सही। जरा रुकिए, तो इसका मतलब है कि जिम में भारी वजन उठाते समय बाइसेप्स में जो दर्द होता है वो इसी लैक्टिक एसिड की वजह से है? हाँ, वो शरीर का इमरजेंसी रिस्पॉन्स है। और दूसरी तरफ यीस्ट का भी चित्र है जहां इथेनॉल बन रहा है। क्या यीस्ट भी इसी इमरजेंसी हैक का इस्तेमाल करता है? एक तरह से हाँ। यीस्ट जैसे सूक्ष्म जीव अवायवीय परिस्थिति में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज को तोड़ते हैं, लेकिन लैक्टिक एसिड बनाने के बजाय उनका रासायनिक रास्ता थोड़ा अलग होता है। अच्छा, वे क्या बनाते हैं? वे इथेनॉल, जो कि एक प्रकार की शराब है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं।
इस विशिष्ट प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहा जाता है। मानव इतिहास में तो इस प्रक्रिया का बहुत इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल। बेकरी में ब्रेड को फुलाने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड काम आती है और शराब उद्योग में जो इथेनॉल काम आता है, वो यीस्ट के इसी अवायवीय श्वसन का ही नतीजा है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये सच में एक बहुत ही अजीब लेकिन रोचक कनेक्शन है कि हमारी मांसपेशियां और ब्रेड बनाने वाला यीस्ट दोनों ऑक्सीजन की कमी में ऊर्जा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बस उनके तरीके थोड़े अलग हैं। प्रकृति हमेशा समाधान खोज लेती है। इस स्लाइड में प्रकृति की विविधता और जीवों में श्वसन के विकास को दिखाया गया है। यहाँ अलग अलग जीवों के चित्र हैं। सबसे बाईं तरफ एक माइक्रोस्कोपिक अमीबा है, जिसमें तीर के निशान से दिखाया गया है कि गैसें सीधे उसकी बाहरी झिल्ली से पानी में आर पार हो रही हैं। बीच में एक टिड्डे का चित्र है जिसके शरीर के अंदर पतली नलियों का एक पूरा जाल बिछा है और शरीर की सतह पर छोटे छोटे छेद या स्पाइरकल्स हैं। और सबसे दाईं तरफ एक उड़ते हुए पक्षी का चित्र है, जिसके फेफड़ों के साथ गुब्बारों जैसी अतिरिक्त संरचनाएं जुड़ी हुई हैं, जिन्हें एयर सैक कहा गया है। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि शरीर के आकार के हिसाब से श्वसन के अंग कैसे बदल जाते हैं। यह स्लाइड इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि विकासवाद ने जरूरतों के हिसाब से कैसी शानदार इंजीनियरिंग की है। शुरुआत अमीबा से करते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है और उसका आकार इतना छोटा होता है कि उसका पूरा शरीर सीधे पर्यावरण यानी पानी के संपर्क में रहता है। इसलिए उसे किसी खास फेफड़े या श्वसन तंत्र की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। ऑक्सीजन पानी से सीधे उसकी झिल्ली के माध्यम से अंदर आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को प्रसार या डिफ्यूजन कहते हैं। अगर इंसानों में भी ऐसा ही होता तो शायद एक गहरी सांस को त्वचा के रास्ते शरीर के बीच तक पहुंचने में ही सालों लग जाते, क्योंकि हमारा आकार बहुत बड़ा है। यही कारण है कि जैसे जैसे जीव बड़े और जटिल हुए, प्रसार की धीमी प्रक्रिया काम नहीं आ सकती थी। कीड़े मकोड़ों जैसे स्लाइड में दिख रहे टिड्डे को ही लें। उनमें प्रकृति ने श्वसन नली का एक अनोखा जाल बनाया है जिसे ट्रेकियल सिस्टम कहते हैं। और वो जो शरीर के बाहरी हिस्से पर छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हें स्पाइरिकल्स कहते हैं। हवा सीधे इन छिद्रों से नलियों के जरिए शरीर के अंदर जाती है और सीधे ऊतकों तक पहुंचती है। एक बहुत ही रोचक तथ्य यह है कि कीड़ों का खून ऑक्सीजन नहीं ढोता। अरे वाह, उनका श्वसन तंत्र सीधे हवा को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ये तो बहुत ही कुशल सिस्टम है। और पक्षियों के मामले में क्या होता है? स्लाइड में उनके फेफड़ों के साथ जो एयर सैक्स जुड़े हैं, उनका क्या काम है? उड़ना किसी भी जीव के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा की मांग करने वाला काम है। पक्षियों को उड़ते समय लगातार भारी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होती है, इसलिए उनके फेफड़ों के साथ एयर सैक जुड़े होते हैं। ये एयर सैक एक तरह के रिजर्वॉयर या भंडार का काम करते हैं। बिल्कुल। इसका फायदा ये होता है कि जब पक्षी सांस अंदर लेता है तब भी फेफड़ों में ताज़ी हवा जाती है, और जब वो सांस बाहर छोड़ता है तब इन एयर सैक में जमा ताज़ी हवा फेफड़ों में धकेल दी जाती है। मतलब सांस लेने और छोड़ने दोनों ही समय फेफड़ों को ताज़ी ऑक्सीजन मिलती रहती है। ये प्रकृति का एक बेहद उच्च क्षमता वाला डिजाइन है। हाँ, उड़ान भरने के लिए ये बहुत जरूरी है। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं, जहां हम खुद अपनी शारीरिक संरचना यानी मानव श्वसन तंत्र को समझेंगे। इस स्लाइड में इंसान के श्वसन तंत्र का एक बहुत ही विस्तृत और स्पष्ट डायग्राम है। हवा का रास्ता नीले तीरों से दिखाया गया है। ये रास्ता नाक से शुरू होता है, फिर ग्रसनी की तरफ जाता है, वहां से कंठ, उसके बाद एक लंबी नली जिसे श्वास नली या ट्रेकिया कहते हैं, नीचे की ओर जा रही है। फिर ये नली छाती में जाकर 2 शाखाओं में बंटकर फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है। और डायग्राम के एक हिस्से में फेफड़ों के बिल्कुल अंतिम छोर को जूम करके दिखाया गया है, जहां अंगूर के गुच्छों जैसी संरचनाएं हैं जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। ये सफर किसी भूल भुलैया से कम नहीं लगता। हवा का ये सफर सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि कई सुरक्षा नाकों और चेक पॉइंट से होकर गुजरता है। नाक के अंदर मौजूद बाल और श्लेष्मा हवा में मौजूद धूल और बैक्टीरिया को फिल्टर करते हैं। साथ ही हवा को शरीर के तापमान के बराबर गर्म और नम करते हैं। इसके बाद जब हवा ग्रसनी में पहुंचती है तो वहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाल्व होता है, एपिग्लॉटिस। यह एक ढक्कन की तरह है। जब कुछ खाया या पिया जाता है तो ये एपिग्लॉटिस श्वास नली को बंद कर देता है ताकि खाना फेफड़ों में ना चला जाए। बिल्कुल। इसके ठीक नीचे कंठ या लैरिंक्स होता है, जिसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो बाहर निकलती हवा के कंपन से आवाज बनाते हैं।
डायग्राम में एक बात जो मेरा ध्यान खींच रही है वो है श्वास नली की बनावट। इस लंबी नली पर कुछ छल्ले जैसी आकृतियां बनी हुई हैं। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के पेपर्स में इनका जिक्र सी आकार के कार्टिलेज रिंग्स के रूप में किया गया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, एक वैक्यूम क्लीनर के पाइप की तरह जब हवा पूरी तरह बाहर निकल जाती है तो ये श्वास नली गुब्बारे की तरह पिचक क्यों नहीं जाती? यह एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। उन सी आकार के कार्टिलेज रिंग्स का यही मुख्य काम है। वे श्वास नली को हमेशा खुला रखते हैं और उसे पिचकने या कोलैप्स होने से बचाते हैं, चाहे अंदर हवा का दबाव कितना भी कम क्यों ना हो। बेहतरीन डिजाइन। इसके बाद श्वास नली आगे चल के ब्रोंकाई और फिर पतली ब्रोंक्यूल्स में बढ़ती चली जाती है, जो अंत में उन अंगूर के गुच्छों जैसी एल्वियोली यानी कुपिकाओं में खुलती हैं। यहीं पर गैसों के आदान प्रदान का असली चमत्कार होता है। इन एल्वियोली की संरचना को डायग्राम में बहुत ही पतला दिखाया गया है। इनके बारे में और क्या खास बातें हैं जो गैस विनिमय को इतना तेज बनाती हैं? एल्वियोली की खासियत उनकी पतली दीवारें और विशाल संख्या है। इनकी दीवारें केवल 0.2 माइक्रोमीटर पतली होती हैं। इतनी पतली होने के कारण ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से आर पार जा सकती हैं। बिल्कुल। और अगर धरातलीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया की बात करें तो ये कल्पना से परे है। अगर किसी स्वस्थ इंसान के दोनों फेफड़ों की सभी एल्वियोली को खोलकर एक समतल जगह पर फैला दिया जाए तो वे लगभग 80 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल कवर करेंगी। 80 वर्ग मीटर? इसे इस तरह समझें कि सीने के छोटे से हिस्से के अंदर लगभग एक पूरे टेनिस कोर्ट के बराबर का क्षेत्रफल मुड़ा तोड़ा कर रखा गया है। इतने बड़े क्षेत्रफल की वजह से ही शरीर की गैस विनिमय की आवश्यकता कुछ ही सेकंड्स में पूरी हो जाती है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। एक टेनिस कोर्ट जितना क्षेत्रफल हमारे सीने के अंदर मौजूद है, ये तथ्य सच में हैरान करने वाला है। इस स्लाइड में श्वसन की प्रक्रिया और गैसों के परिवहन का अंतिम और सबसे डायनेमिक चरण दिखाया गया है। स्लाइड के एक हिस्से में डायाफ्राम की गति को एनिमेट किया गया है। सांस लेते समय डायाफ्राम नीचे की ओर जा रहा है और सांस छोड़ते समय वो वापस ऊपर आ रहा है। कोशिकाओं के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय हो रहा है। और लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को जोड़कर ले जाती हुई दिख रही हैं। तो ये फेफड़े असल में हवा को अंदर खींचते कैसे हैं? ये हिस्सा पूरी तरह से भौतिक विज्ञान के नियमों पर चलता है। फेफड़ों में खुद फैलने या सिकुड़ने की कोई मांसपेशी नहीं होती। अच्छा, तो ये काम कौन करता है? ये पूरा काम डायाफ्राम, जो छाती और पेट के बीच एक गुंबद के आकार की मांसपेशी है, और पसलियों के बीच की मांसपेशियां करती हैं। जब सांस अंदर लेनी होती है तो डायफ्राम सिकुड़कर नीचे की तरफ चपटा हो जाता है और पसलियां बाहर की तरफ आ जाती हैं। इससे छाती की गुहा का आयतन बढ़ जाता है। बॉयल का नियम कहता है कि जब आयतन बढ़ता है तो दबाव कम होता है। फेफड़ों के अंदर दबाव कम होने के कारण बाहर की हवा तेजी से अंदर खींचाती है। बिल्कुल। और सांस छोड़ते समय ये प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। और एक बार जब हवा एल्वियोली तक पहुंच जाती है तब रक्त नलिकाओं में ट्रांसपोर्ट का काम शुरू होता है। स्लाइड में लाल रक्त कोशिकाएं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरह काम करती दिख रही हैं। हाँ, एल्वियोली में ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा होती है, इसलिए वो विसरण के जरिए रक्त में चली जाती है। रक्त में मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नाम का एक लाल प्रोटीन होता है। ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है। यह ऑक्सीहीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। दूसरी तरफ कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड कचरे के रूप में बनती है, वो रक्त के जरिए वापस फेफड़ों तक आती है। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य ये है कि अधिकांश CO2 का परिवहन हीमोग्लोबिन से जुड़कर नहीं बल्कि प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में होता है। सही कहा। टेक्स्ट बुक के एक बहुत ही गहरे सवाल में बोहर प्रभाव का जिक्र था। ये नाम सुनने में बहुत तकनीकी लगता है, लेकिन ये गैसों के ट्रांसपोर्ट से कैसे जुड़ा है? मान लीजिए कोई मैराथन दौड़ रहा है तो उसके शरीर में ये बोहर प्रभाव कैसे काम करेगा? ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। बोहर प्रभाव को शरीर की एक स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम के रूप में समझा जा सकता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर पूरे शरीर में घूम रहा है, लेकिन उसे कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीजन कहाँ छोड़नी है? मैराथन दौड़ने वाले की पैर की मांसपेशियां बहुत मेहनत कर रही होती हैं। वहां तेजी से श्वसन होने के कारण बहुत अधिक मात्रा में CO2 बनती है। CO2 के बढ़ने से उस जगह पर अम्लता बढ़ जाती है।
बोहर प्रभाव का सिद्धांत यह है कि जहां CO2 और अम्लता ज्यादा होगी, वहां हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से चिपके रहने की क्षमता कम हो जाएगी। परिणाम स्वरूप हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन ठीक उसी जगह छोड़ देता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये शरीर का एक ऑटोमेटिक फीडबैक लूप है। बिल्कुल। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? तो इस पूरी चर्चा का क्या निष्कर्ष निकलता है? अगर इस पूरे विषय का एक त्वरित सारांश किया जाए तो कहानी कुछ इस तरह बनती है। सबसे पहले श्वासोच्छ्वास के जरिए हवा नाक से होते हुए फेफड़ों के अंदर एल्वियोली तक पहुंचती है। फिर रक्त इस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन की मदद से शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। वहां कोशिका के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया में इस ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज टूटता है और जीवन चलाने वाली ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस रासायनिक प्रक्रिया में अपशिष्ट के रूप में CO2 बनती है। रक्त उस CO2 को वापस फेफड़ों तक लाता है और फिर डायफ्राम के ऊपर उठने से वो हवा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। ये कभी ना रुकने वाला अद्भुत चक्र है। ये वाकई जीवन का सबसे सटीक और बेहतरीन चक्र है। लेकिन विज्ञान का काम सिर्फ ये जानना नहीं है कि चीजें कैसे काम करती हैं, बल्कि ये भी है कि वे आगे क्या रूप ले सकती हैं। बिल्कुल। स्लाइड 3 में ये देखा गया था कि मांसपेशियां भारी व्यायाम के दौरान जीवित रहने के लिए अस्थायी रूप से अवायवीय श्वसन का उपयोग कर सकती हैं। अब यहाँ एक सोचने वाली बात है। गहरे समुद्र में गोता लगाने वाले कुछ जीव जैसे व्हेल या सील ऑक्सीजन के बिना बहुत लंबे समय तक पानी के नीचे रह लेते हैं। हाँ, घंटों तक। क्या भविष्य में कभी जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए इंसान की कोशिकाओं को इस अवायवीय क्षमता को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है? अगर ऐसा हुआ तो क्या इंसानों की शारीरिक सहन शक्ति और गहरे समुद्र या अंतरिक्ष में सर्वाइवल की सीमाएं ही पूरी तरह से नहीं बदल जाएंगी? ये कैसा विचार है जो भविष्य की बहुत सी संभावनाओं के दरवाजे खोल देता है। क्या ऑक्सीजन पर निर्भरता को कभी अपनी मर्जी से बदला जा सकेगा? ये सोचने के लिए एक शानदार विषय है। आज के इस विस्तृत अध्ययन में इतना ही। उम्मीद है कि इस डीप डाइव से श्वसन तंत्र को देखने का नजरिया और भी स्पष्ट हुआ होगा। विज्ञान की गहराइयों में ऐसे ही उतरते रहना और नई नई खोजों के बारे में जानना हमेशा एक अद्भुत अनुभव होता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।